स्वागत है आप सभी लोगों का अध्ययन गुरुकुल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को पता ही होगा जो हमारी जीएस सुधा बुक है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें आज ये हमारा चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम उद्योग और उसके आगे का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का जो टॉपिक रहने वाला है उद्योग यानी कि इंडस्ट्री। भारत में लघु और मध्यम उद्यम विकास यानी कि एमएसएमई अधिनियम 2006 यानी 2 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। एमएसएमई अधिनियम, ये डेट याद रखनी है, इम्पोर्टेंट डेट है। 2 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देना एवं सुविधाजनक बनाना था। इस अधिनियम के अनुसार उद्यमों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया था। वो दो भाग कौन से थे? एक तो विनिर्माण उद्यमन और एक सेवा उद्यमन, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, यानी दो भागों में इस एमएसएमई को वर्गीकृत किया गया था। अब इसके बाद हम देखेंगे जो स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिक नीतियां आई, वो यानी कि औद्योगिक नीति संकल्प 1948। तो इसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, इसने नीति की व्यापक रूपरेखा को परिभाषित किया तथा उद्यमी और प्राधिकरण दोनों के रूप में औद्योगिक विकास में राज्य की भूमिका को रेखांकित किया। इस नीति से यह स्पष्ट हो गया कि भारत मिश्रित आर्थिक मॉडल अपनाएगा। इसने उद्योगों को चार व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया। आपको पता ही होगा कि भारत जो है वो एक कैसी अर्थव्यवस्था है, तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये हम आपको पहले ही वीडियो में जब हमने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी और आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास समझाया था पहली वीडियो में, तब हमने बताया था कि तीन तरीके की कौन सी अर्थव्यवस्थाएं, पूंजीवादी, समाजवाद और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी में कैपिटलिस्ट यानी कि सरकार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। समाजवाद में टोटली सरकार का जो होता है वो हस्तक्षेप होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्रों में सरकार का हस्तक्षेप होता है और कुछ फ्री हैंड दिए जाते हैं प्राइवेट कंपनियों को। तो ये आपको एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम पे हम लोग आप लोगों को क्विज प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिए हैं, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो ज़रूर ज्वाइन कर लिए। टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोग वहाँ पे एमसीक्यू लगा सकते हैं। अभी वहाँ पे मैं एमसीक्यू प्रोवाइड करा रखा हूँ और डेली आपको 10 टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। आगे आता है जो ये चार क्षेत्रों में इसको वर्गीकृत किया गया। इसमें क्या आता है? एक तो सामरिक उद्योग यानी सार्वजनिक क्षेत्र। इसमें 3 उद्योग शामिल थे जिन पर केंद्र सरकार का एकाधिकार था। इसमें हथियार और गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, परिवहन शामिल थे। मतलब जो एक टॉप प्रायोरिटीज़ होती हैं कंट्रीज़ की, वो जो उद्योग थे वो सरकार के हाथ में थे। दूसरा, बुनियादी मुख्य उद्योग यानी कि सार्वजनिक सह निजी क्षेत्र। 6 उद्यमों को अर्थात कोयला, लोहा, इस्पात, विमान निर्माण और जहाज निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस उपकरणों का निर्माण और खनिज और तेलों को मुख्य उद्योग यानी कि बुनियादी उद्योगों के रूप में नामित किया गया। उल्लेखनीय है यहाँ पे कि उद्योग केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने थे। तीसरा पॉइंट आता है जो महत्वपूर्ण उद्योग थे यानी कि निजी क्षेत्र नियंत्रण से जो संबंधित थे। इसमें भारी रसायन, चीनी, सूती वस्त्र एवं ऊनी उद्योग, सीमेंट, कागज, नमक, मशीन, टूल्स, उर्वरक, रबर, वायु एवं समुद्री परिवहन, मोटर, ट्रैक्टर, बिजली आदि सहित 18 उद्योगों को शामिल किया गया था। ये उद्योग निजी क्षेत्र के अधीन बने रहें, तद्यपि राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र का उन पर सामान्य नियंत्रण बना रहे। अगला चौथा पॉइंट आता है अन्य उद्योग यानी कि जो निजी और सहकारी क्षेत्र से संबंधित थे। अन्य सभी उद्योगों को उपरोक्त 3 श्रेणियों में शामिल किया गया था। निजी क्षेत्र के लिए खुले छोड़ दिए गए थे। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 को क्रियान्वयन करने के लिए 1951 में औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। अगला आता है 1956 की औद्योगिक नीति के जो वक्तव्य थे वो क्या थे? तो सरकार 1956 में औद्योगिक नीति के माध्यम से अपनी पहली औद्योगिक नीति अर्थात 1948 नीति को संशोधित किया। मतलब 1956 में जो भारत सरकार पहले 1948 में औद्योगिक नीति लेके आई थी, उसको यहाँ पे संशोधित किया जाता है। सरकार की जो 1956 की औद्योगिक नीति थी, इसे भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवादी की बाइबल माना गया। इसने जून 1991 तक उद्योगों के संबंध में सरकार की नीतियों के बुनियादी ढांचे प्रदान किए। 1991 तक क्यों? अभी आप आगे देखेंगे कि 1991 में
जब जो इकोनॉमी क्राइसिस एंड जो पेमेंट बैलेंस का क्राइसिस आया, तो उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1991 तक। तो ये 1948 से 1991, मतलब जो 1956 में संशोधित हुई औद्योगिक नीति, वो 1991 तक सरकार को बुनियादी ढांचा प्रदान किया गया आर्थिक रूप से, ये जो नीतियां प्रदान की गई। इसके बाद आता है, इस नीति के तहत उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। और ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट बनता है, ये सीजीएल में भी पूछा गया है, आपका अभी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट का हुआ था उसमें भी पूछा गया था, और आरपीएफ एसआई जो आपका जनवरी फरवरी में एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो उद्योगों की सूची बांटी गई थी उसमें कितने उद्योग शामिल किए गए थे। तो अनुसूची ए में 17 उद्योग शामिल किए गए थे जो राज्य की विशेष जिम्मेदारियाँ थीं। उन 17 उद्योगों में 4 उद्योग अर्थात हथियार, गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, रेलवे और हवाई परिवहन पर केंद्र सरकार का एकाधिकार था। तो केंद्र सरकार का एकाधिकार आप ऐसे समझ लीजिए, जो कंट्री की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी उद्योग में होगी, यानी कि डिफेंस सेक्टर हो गया, और जो साइंस में जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स हो गए, वो सरकार खुद ही नियंत्रित करेगी, ये प्राइवेट हैंड में नहीं दिए गए थे। इसके बाद नई इकाइयाँ राज्य सरकार द्वारा विकसित की जाती थी। अनुसूची बी में, जिसमें 12 उद्योग शामिल थे, इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए खुला था। मतलब अनुसूची ए 17 उद्योग थे, जिसमें 4 उद्योग वो सरकार के एकाधिकार में थे, शेष उद्योग राज्य सरकारों द्वारा विकसित की जानी थी। अनुसूची बे में जो राज्य सरकारें और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए खुला छोड़ दिया गया था, जिसमें 12 उद्योग शामिल थे। इसके बाद अनुसूची जो सी आती है, इनमें 2 अनुसूचियों में शामिल किया गया था, शामिल ना किए गए सभी उद्योग तीसरी श्रेणी में आते थे। मतलब जो उद्योग ए और बी में शामिल नहीं किए गए हैं वो अनुसूची सी में शामिल किए जाएंगे। और इसमें लेकिन हालांकि ना किसी राज्य का प्रकार औद्योगिक उत्पादन की, ना इसमें ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, बस आप ये रखिए कि जो उद्योग ए में विषय थे वो टोटल 17 थे, जिसमें जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी वो सरकार के हाथ में थे, बाकी प्राइवेट कंपनियों को भी खुला हैंड दे रखा था। और बी में जो था वो प्राइवेट और निजी दोनों काम कर सकती थी। और जो ए और बी में शामिल नहीं है वो उद्योग आपके सी में आएंगे, जो दोनों सरकारें, यानी कि जो प्राइवेट निजी कंपनी है और सार्वजनिक कंपनियां हैं, वो दोनों इस क्षेत्र में काम कर सकती हैं। ऐसे बस समझना है आपको। बस ये आप याद रखिएगा कि अनुसूची ए में जो थे वो 17 उद्योग थे, और अनुसूची बी में जो थे वो टोटल 12 उद्योग थे। ये आपको याद रखना है, प्रश्न यहीं से बनेगा इस टॉपिक से। तो औद्योगिक नीति जो वक्तव्य तो आया जो 1977 में आया, दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने संसद में एक वक्तव्य पेश के माध्यम से अपनी नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। 1977 इमरजेंसी के बाद एक अनस्टेबलाइज हुआ माहौल, और जनता सरकार ने फिर अपनी सरकार बनाई। तो उस समय उसने 1977 में एक औद्योगिक नीति पेश की। इस नीति में लघु क्षेत्रों के 3 समूह में वर्गीकृत किया गया, कुटीर एवं घरेलू क्षेत्र, अति लघु क्षेत्र और लघु उद्योग। इस नीति में बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र के लिए विभिन्न क्षेत्र निर्धारित किए गए। इसके बाद आती है आपकी औद्योगिक नीति जो 1980 थी। इस नीति ने आर्थिक संघ की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने और पिछले 3 वर्षों के लिए औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति को उलटने की कोशिश की, और एकाधिकार और जो प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार था अधिनियम को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा में अपना विश्वास की पुष्टि की। फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट करके है, ये अभी हम आपको फेरा और फेमा जो है आगे बताएंगे, आगे देखने को मिलेंगे। तो अभी आप ये समझिए जो फेरा था उस विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को यहाँ पे अपने विश्वास में पुष्टि की गई। अब आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, और अक्सर यहीं से जो प्रश्न बनता है ये औद्योगिक नीतियों से, यहाँ से आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान नई औद्योगिक नीति लाई गई। सार्वजनिक क्षेत्र का आरक्षण समाप्त। पहले जो क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे उनमें कटौती की गई। हालांकि हथियार और गोला बारूद, यहाँ पे आते हैं, और परमाणु ऊर्जा, खनिज तेल, रेल परिवहन और खनन जैसे 5 मुख्य क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख स्थान जारी रहा। वर्तमान में केवल 2 परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिचालन विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। डी लाइसेंसिंग, लाइसेंस राज्य जो था वो औद्योगिक नीति 1948 से ही चल रहा था।
फिर बीच में इसको ख़त्म किया गया जनता सरकार के समय पे। फिर ये लाइसेंस राज्य तो था, कुछ उद्योगों को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया। मतलब यहाँ पे जो था 1991 के बाद जो औद्योगिक नीति 1991 आई, यहाँ पे लाइसेंस राज्य को कुछ उद्योगों के लिए लिमिटेड रखा गया, बाकी सभी उद्योगों के लिए कैंसिल कर दिया गया लाइसेंस राज्य। सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के संबंधित में वर्तमान में केवल 4 उद्योग ऐसे हैं जहां औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण, निशिष्ट खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोट, तंबाकू से बने सिगार और सिगरेट तथा निर्मित तंबाकू से विकल्प, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए उनमें सरकारी हिस्सेदारी कम कर दी गई। विदेशी निवेश का उदारीकरण, यह पहले औद्योगिक नीति थी जिसमें विदेशी कंपनियों को भारत में बहुलांश हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी गई। 47 उच्च प्राथमिक वाले उद्योग 51% तक एफडीआई की अनुमति दी गई। तो एफडीआई की जो अनुमति दी गई थी यहाँ पे 51% तक ये एफडीआई कर दिया गया। एफडीआई आप समझते ही होंगे, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसको ही हम एफडीआई कहते हैं। निर्यात व्यापार घरानों के लिए 74% एफडीआई की अनुमति दी गई। आज अर्थव्यवस्था में ऐसा कोई क्षेत्र है जहां सरकार की 100% एफडीआई की अनुमति देती है। विदेशी प्रौद्योगिकी समझौता संबंधी समझौते के लिए स्वचालित अनुमोदन, जो एमआरटीपी कंपनियों और प्रमुख उपक्रमों के संबंध में परिसंपत्तियों की सीमा को हटाने के लिए एमआरटीपी अधिनियम में संशोधन किया गया। एमआरटीपी जो अधिनियम को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो आप ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और यहाँ पे बस ये है तो जो एमआरटीपी कंपनियों और प्रमुख उपक्रम थे इनके संबंध में जो चल रहा था एमआरटीपी अधिनियम, उसको बस संशोधित कर दिया गया प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के साथ। इसके बाद आता है लौह एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो इसमें देखते हैं तो लौह इस्पात उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इसके महत्व को स्वीकार करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लौह एवं इस्पात उद्योग आधुनिक साक्षरता का आधार है। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में बराकर नदी के किनारे कुल्टी आर्सेनल, पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल के आयरन वर्क्स BIW के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में यह कंपनी फंड के अभाव से बंद हो गई। इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रस्त कर लिया और इसका नाम बदलकर आयरन वर्क्स रखा। वर्ष 1907 में स्वर्णरेखा नदी घाटी में जमशेदजी टाटा द्वारा साक्षी जमशेदपुर नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को की स्थापना की गई। तो इम्पोर्टेंट है, टिस्को की स्थापना कब? 1907 में टिस्को की स्थापना की जाती है। वहीं 24 जनवरी 1973 को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर, सेलम, विश्वेश्वरा लौह इस्पात कारखाने को एक साथ मिलाकर संचालन की जिम्मेदारी दी गई। तो सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 24 जनवरी 1973 को ये जारी किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, सेल स्टील अथॉरिटी एक महारत्न कंपनी है। जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक महारत्न कंपनी है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। मतलब जो कोस्ट लाइन एरिया होते हैं, जो समुद्री किनारे पहला कारखाना लगाया गया था वो आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। आगे अब हम देखते हैं ये प्रमुख कंपनियां आएंगी, लौह वाष्प प्राप्ति स्थान इनके दिए गए हैं। तो ये आपके लिए टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी नीचे का मैं आपको आगे दिलाता हूँ स्क्रीनशॉट पूरा। तो इसमें आप देखेंगे टिस्को जमशेदपुर झारखंड में है। झारखंड के नोवामुंडी और उड़ीसा के घुहुर महसानी और बादामी पहाड़ यानी कि मयूरभंज। तो ये आप नोवामुंडी और गुरु महसानी, मयूरभंज ये लौह वाष्प के लिए प्रसिद्ध है। भिलाई लौह व इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। तो इसे आप ऐसे रख सकते हैं, भारत की भलाई किससे है? तो रूस से है। तो ये आप, और छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। तो डल्ली और राजहरा ये आपके छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। ये जो स्थान दिए गए हैं आपको राइट साइड में, टॉप मोस्ट राइट साइड में, ये लौह अयस्क के जहाँ से ये लौह अयस्क निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है, वहीं के ये स्थान है। और ये भी आपके खूब पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में, तो ये आप याद रखिएगा। मतलब ये इकोनॉमिक्स का विषय है, कभी कभी ये वो टॉपिक दोनों में ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आयरन ओरिंग वगैरह ये एक ज्योग्राफी का भी विषय होता है
और ये इकोनॉमिक्स में इसलिए डिस्कस किया जाता है क्योंकि ये जो टिस्को वगैरह हैं कंपनियों को इकोनॉमिक्स में ही डिस्कस किया जाएगा। और ये आस्क वगैरह है ये ज्योग्राफी का विषय होता है, तो यहाँ पे भी पढ़ेंगे हम इनको, और ज्योग्राफी में भी ये देखने को मिलेंगे। वहाँ पे बस ये होगा लौह अयस्क प्राप्ति, ये कंपनियाँ हम नहीं पढ़ेंगे, बस उसमें सीधा क्षेत्र पढ़ेंगे, और यहाँ पे ये हम कंपनियाँ भी पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, भारतीय लौह व इस्पात संयंत्र, ये आपका कहाँ पे है, बरनपुर पश्चिम बंगाल में, सिंहभूम ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, विश्वेश्वरा लौह इस्पात भाद्रवाटी कर्नाटक में है, बाबूदान की पहाड़ियाँ, तो ये आपको सुने ही होंगी, और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, पश्चिम बंगाल में, नोवामुंडी झारखंड है। इसके बाद जो आपका आता है राउरकेला, जो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था, सलेम इस्पात संयंत्र ये आपका तमिलनाडु में, राउरकेला उड़ीसा में, पारादीप इस्पात संयंत्र ये भी आपका उड़ीसा में ही स्थित है। आगे आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि उद्योग, और उद्योगों में भी भारी उद्योग पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य रूप से जोर था। तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। कार्यकाल 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का चलता है, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। अध्यक्ष इसके जवाहरलाल नेहरू होते हैं, उपाध्यक्ष टी कृष्णमाचारी। मॉडल जो था वो अर्थशास्त्र प्रशांत चंद्र यानी कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इस योजना में तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से की गई थी। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र इसकी सहायता छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से की गई थी। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं, बोकारो लौह इस्पात कारखाना, इसकी स्थापना झारखंड में रूस की सहायता से की गई। विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक में बेल्लारी जिले में स्थित है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश में ये आपका स्थित है। और सल्यान इस्पात संयंत्र उद्योग जो है तमिलनाडु में आपका स्थित है। और दातेरी इस्पात उद्योग ये आपका उड़ीसा में स्थित है। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम उद्योग, यानी कि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है उसको। एल्यूमिनियम उद्योग के अंतर्गत बॉक्साइट की कच्ची धातु से इसका निर्माण किया जाता है। बॉक्साइट को गलने के लिए बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता के कारण एल्यूमिनियम कारखाने उन्हीं क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं जहां दोनों खनिज साथ में मिलते हैं। यानी कि एल्यूमिनियम के कारखाने आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये दोनों खनिज भरपूर मात्रा में उपस्थित हों। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के आर्सेनल नामक जगह पर जयनगर या जेके नगर में स्थापित किया गया था। हिंडेल्को की स्थापना वर्ष 1958 में उत्तर प्रदेश के रेणुकूट नामक जगह पर की गई थी, तो यह आप याद रखिएगा। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग के प्रमुख कारखाने के नाम व उनके स्थान, तो इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड वर्ष 1938 में बिहार में, बेल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी कोबरा छत्तीसगढ़ में आता है, हिंडेल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, नालको 1981 देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, इसकी 3 इकाइयाँ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में हैं। तो बाल्को सोवियत संघ की सहायता से कोबरा में, नैल्को फ्रांस की सहायता से, दामनजोड़ी अंगुल उड़ीसा में ये स्थापित किए गए थे। इसके बाद आता है आपका हिंडेल्को यूएसए की सहायता से, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, रायगढ़ उड़ीसा में, मूरी झारखंड में इनको स्थापित किया गया। मेल्को हमने इटली की सहायता से, चेन्नई, मैट्टूर, सेलेम तमिलनाडु में स्थापित किया। वेदांता जर्मनी की सहायता से जो झारसुगड़ा है उड़ीसा में वहाँ पे लगाया गया। और इंडेल्को कनाडा की सहायता से मूरी अलवाय केरल और जो जेके नगर है पश्चिम बंगाल में इसको स्थापित किया था। इसके बाद देखते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग यानी कि सीमेंट इंडस्ट्री जो थी, सीमेंट का उद्योग का महत्व क्या है। वर्तमान में भारतीय सीमेंट उद्योग विश्व में सीमेंट के उत्पादन में न केवल दूसरे स्थान पर है बल्कि विश्व स्तरीय गुणवत्ता की सीमेंट में उत्पादित करता है। सीमेंट उद्योग का प्रारंभ से अब तक की स्थिति 1904 में सर्वप्रथम मद्रास अब चेन्नई में भारत का पहला सीमेंट कारखाना खोला गया था। तो याद रखिएगा, पहला जो सीमेंट कारखाना था भारत का वो चेन्नई मद्रास, मतलब जो वर्तमान समय में चेन्नई है, पहले मद्रास हुआ करता था, वहाँ पे खोला गया था, जो असफल रहा। किंतु वर्ष 12
1912 और 14 के मध्य 3 बड़े सीमेंट कारखाने खोले गए। पोरबंदर गुजरात, कटनी मध्य प्रदेश, लाखेरी राजस्थान में ये सीमेंट कारखाने खोले गए। 1912-13 में पोरबंदर गुजरात में पहले सफल कारखाने की स्थापना की गई। इसके पश्चात 1914 में कटनी मध्य प्रदेश में कटनी सीमेंट एंड इंडस्ट्रियल कंपनी की स्थापना की गई। 1916 में बूंदी पोर्टलैंड सीमेंट कंपनी लाखेरी राजस्थान में सीमेंट उत्पादन प्रारंभ किया गया। विश्व में सबसे पहले आधुनिक ढंग की सीमेंट का निर्माण 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। विश्व में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन कौन कर रहा है? तो पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है। राजस्थान में सार्वजनिक जो सीमेंट का उत्पादन है ये आपका चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगा। कागज उद्योग यानी कि पेपर इंडस्ट्री के बारे में हम देखते हैं। इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में सेलुलोज की लुगदी, मुलायम लकड़ी, बांस, घास, गन्ने की खाई तथा रद्दी कागज का भी प्रयोग किया जाता है। भारत में कागज निर्माण में सबसे अधिक बांस का प्रयोग होता है। वर्ष 1832 में पहले आधुनिक पेपर मिल की स्थापना पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर में हुई थी, लेकिन यहाँ लगाई गई मशीन सिर्फ मुलायम लकड़ी का ही उपयोग करती थी, जो भारत में बहुत कम पाई जाती थी। अतः यह मिल बाहर से आयातित मुलायम लकड़ी से पेपर का उत्पादन करती थी। मतलब मुलायम लकड़ी, इस मुलायम लकड़ी से ही पेपर बनाया जा सकता था। जो मुलायम लकड़ी भारत में तो मिलती नहीं थी उस समय, मतलब उस समय क्या, अभी भी मुलायम लकड़ी जो है वो नहीं मिलती है भारत में, बहुत कम मात्रा में है। तो ये जो मुलायम लकड़ी है विदेश से भारत लाई जाती थी, यानी कि विदेशों से इसमें आयात किया जाता था। वर्ष 1914 तक पेपर बनाने में बांस का उपयोग प्रचलित हुआ और पेपर उद्योग में विकास अत्यधिक तेजी से आया। फिर हमने मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है अभी वर्तमान समय में वो बांस का ही प्रयोग किया जाता है पेपर उद्योग में भारत में। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में है देश की सबसे बड़ी कागज मिल लगाई गई। मध्य प्रदेश में नेपानगर में अखबारी कागज तथा नर्मदापुरम में नोट छापने के कागज बनाने की सरकारी कारखाना खोला गया। आधुनिक ढंग से भारत का कागज का पहला कारखाना 1716 में मद्रास के समीप स्थापित किया गया। कहाँ पे? ट्रैंकोबार नामक स्थान पर। भारत में पहला सफल कारखाना वर्ष 1879 में लखनऊ यानी कि 1879 लखनऊ में उत्तर प्रदेश में इसको खोला गया। भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादित राज्य कौन सा है? तो ये आपका महाराष्ट्र होगा। और देश की सबसे बड़ी कागज मिल कौन सी है? तो महाराष्ट्र के बल्लारपुर में ये स्थित है। सूती वस्त्र की बात करेंगे अब हम, तो यह भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। यह सार्वजनिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग। चलिए इसमें आगे हम देखते हैं। वर्ष 1818 में भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी ये पहली सूती मिल की स्थापना? तो ये कोलकाता में पहली सूती मिल की स्थापना की गई थी। वर्ष 1854 में भारत की प्रथम सफल सूती मिल मुंबई काबसाजी डाबर द्वारा स्थापित, यह एक निजी मिल थी। भारत में ऊन की पहली मिल कानपुर 1876 में खोली गई। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ये इम्पोर्टेंट है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और राजस्थान का मैनचेस्टर जो है ये आपका भीलवाड़ा। और राजस्थान का नवीनतम जो मैनचेस्टर है वो भिवाड़ी है। और भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी क्या है? तो मुंबई जो है वो सूती वस्त्रों की राजधानी है। तो याद रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और राजस्थान का मैनचेस्टर जो है भीलवाड़ा और नवीनतम राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भिवाड़ी है। सार्वजनिक मिलों की संख्या कहाँ पे देखने को मिलेगी सूती वस्त्रों की? तो ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगी। सार्वजनिक सूती धागों का उत्पादन भी आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलेगा। सार्वजनिक सूती वस्त्रों की उत्पादन महाराष्ट्र और सर्वाधिक ऊनी वस्त्रों का उत्पादन पंजाब लुधियाना में। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन जो है वो जोधपुर से होता है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे है? तो बीकानेर में जो है वो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी आपको देखने को मिलेगी। चीनी उद्योग, चीनी उत्पादन में भारत ब्राज़ील के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में उत्तर प्रदेश की जो प्रतापपुर चीनी मिल है उसकी स्थापना से हुई थी। देश में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे मैंने 3 फैक्ट अभी कवर किए हैं और ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
चीनी उत्पादन भारत का दूसरा स्थान। और पहली आधुनिक चीनी उद्योग मिल 1903 में प्रतापपुर उत्तर प्रदेश में खोली गई थी। और देश का सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादन राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। किंतु चीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। भारतीय चाय बोर्ड की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार पश्चिम बंगाल एवं असम राज्य समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। मतलब पश्चिम बंगाल और जो असम है ये सबसे बड़े चाय उत्पादक राज्य हैं 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार। महत्वपूर्ण संस्थान देखते हैं कौन से हैं, तो चीनी प्रौद्योगिकी के भारतीय संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र तो ये आपका कोयम्बटूर में है। गन्ना प्रजनन केंद्र ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट हैं। भारत चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। पेट्रोलियम उद्योग डिगबोई में एशिया में पहली बार तेल कुएं की खनन हुआ था। 11 दिसंबर 1909 में यह एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। डिगबोई में अभी तक उत्पादन करने वाली कुछ सबसे पुरानी तेल कुएं हैं। डिगबोई भारत के असम राज्य के तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक छोटा सा नगर है। 19वीं सदी के अंतिम वर्ष में यहाँ कच्चे तेल की खोज की गई थी। डिगबोई को असम के तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। मुंबई हाई तेल की खोज जो है वो वर्ष 1976 में, मुंबई हाई में भी तेल जो है खोजा गया था 1976 में, लेकिन इसको खोजा गया था। और मुंबई हाई तेल जो है वो अरब सागरीय अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। या मुंबई के 176 किलोमीटर दूरी पर स्थित, मतलब मुंबई से 176 किलोमीटर दूर पर ये आपका स्थित है। वर्तमान में मुंबई हाई से देश में कुल उत्पादन का लगभग 60% तेल प्राप्त होता है। डिगबोई असम है और नुमलीगढ़ ये आपका असम में देखने को मिलेगा। गुवाहाटी जो है तेल शोधनशालाएँ और ये राज्य बता रहे हैं हम आपको। बोगी गांव ये भी आपका असम है। बरौनी जो है वो बिहार में स्थित है। इसके बाद कोलकाता पश्चिम बंगाल में ये आपका स्थित है। अगला आता है हल्दिया, ये है आपका पश्चिम बंगाल में। पारादीप जो है उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तपीटा ये भी आपका आंध्र प्रदेश में। चेन्नई तमिलनाडु में। नागपत्तनम तमिलनाडु में। कोच्चि केरल में है। मंगलौर ये आपका कर्नाटक में स्थित है। और ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। कोयली गुजरात में है। जामनगर भी गुजरात में है। और जो बाडीनार है ये भी आपका गुजरात में है। और भटिंडा पंजाब में है। पानीपत हरियाणा में है। बीना मध्य प्रदेश में। मथुरा आपका उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आता है जूट उद्योग। जूट उद्योग एक कच्चा माल आधारित उद्योग है। यह कारण है कि जूट के अधिकांश उद्योग पश्चिम बंगाल के जूट उत्पादक क्षेत्रों के समीप स्थित किए जाते हैं। फलंत पश्चिम बंगाल देश में सर्वाधिक जूट के सामानों को उत्पादन करता है। जूट तथा जूट से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है तथा भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत का प्रथम जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1835 रिसरा कोलकाता के पास स्थापित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट 1835 जो रिसरा कोलकाता में जगह है वहाँ पे इसको स्थापित किया गया था। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार देश में दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है। और पासमीनिया ऊन की जो प्राप्ति है ये बकरी से लद्दाख की एक लद्दाख में देखने को मिलती है। ये बकरी वहीं से पासमीनिया ऊन ये प्राप्त होती है। और अंगोरा ऊन की प्राप्ति जो है वो खरगोश से की जाती है। भारत का पहला आधुनिक ऊन कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो कानपुर में ये पहला आधुनिक ऊन कारखाना स्थापित किया गया था। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, ऊपर मैंने आपको बताया था। और रेशम का सर्वाधिक कर्नाटक है। जूट का सर्वाधिक पश्चिम बंगाल है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है सर्वाधिक जूट उत्पादन। केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अब स्थित है तो मैसूर और बहरामपुर में ये आपका स्थित है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ये आपका वियना में देखने को मिलेगा। और अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ये जिनेवा में आपको देखने को मिलेगा। अगला आता है रासायनिक उर्वरक उद्योग। भारत में सुपर फास्फोट उर्वरक का पहला कारखाना जो था वो 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर यह आपका स्थापित किया गया था। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड यानी कि जो फैक्ट है इसकी स्थापना 1943 के उद्योग मंडल कोच्चि केरल में भारत के पहले बड़े पैमाने पे उर्वरक संयंत्र के रूप में की गई थी। फैक्ट वर्ष 1947 में उत्पादन कार्य शुरू किया था। 1943 में ये स्थापित हुआ था। और
जो उत्पादन कार्य इसने शुरू किया था वो 1947 से इसका कार्य हुआ था शुरू। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना जो थी वो 1951 में की गई थी। इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे आपका आता है भारतीय उर्वरक निगम के तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र जो है वो सिंदरी झारखंड में स्थापित है। रासायनिक उर्वरक उत्पादक व उपभोक्ता के रूप में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है और भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजन उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य जो था वो गुजरात था। रेल उपकरण तो चितरंजन पश्चिम बंगाल में इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 को चितरंजन लोकोमोटिव्स वर्ग के नाम से हुई थी। वर्तमान में वहाँ विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण जो है वो वाराणसी में होता है। रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर झारखंड में किया जाता है। रेलवे के डिब्बे बनाने का कार्य प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेरम्बूर नामक स्थान पे वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था और इसमें उत्पादन की शुरुआत जो थी 2 अक्टूबर 1955 से हुई थी। इसके अन्य प्रमुख केंद्र बेंगलोर तथा कोलकाता में भी स्थित हैं। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। रायबरेली यूपी व कचरापारा पश्चिम बंगाल में रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाइयां लगाई गई हैं। बिहार के मढ़ौरा में डीजल इंजन व मेदपुरा में विद्युत इंजन कारखाना लगाया गया है। पश्चिम बंगाल के दनकुनी में विद्युत व डीजल इंजन के अवयव बनाने की 2 फैक्ट्री लगाई गई हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे विश्व के कुछ प्रमुख उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज ऑफ वर्ल्ड। तो देश और नगर यहाँ पे दिए गए हैं, तो हम सीधा देश की ही बात करेंगे और उनके प्रमुख उद्योग। चीन लौह इस्पात, नीदरलैंड हीरा तराशी, जर्मनी लौह इस्पात, जापान सूती वस्त्र, यूएसए मांस उद्योग, ब्राज़ील लौह अयस्क, ऑस्ट्रेलिया स्वर्ण उत्खनन। इसके बाद आता है जापान लौह इस्पात, दक्षिण अफ्रीका हीरा, स्पेन कॉर्क, जापान लौह इस्पात, जर्मनी इत्र सूती वस्त्र, रूस इंजीनियरिंग, स्कॉटलैंड जहाज निर्माण, ये इंपॉर्टेंट आएगा, चीन ऑटोमोबाइल, रूस लौह इस्पात, दक्षिण अफ्रीका स्वर्ण खनन, यूएसए ऑटोमोबाइल, बांग्लादेश जो है वो कालीन उद्योगों के लिए फेमस है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। यहाँ पे मैं फुल पेज कर देता हूँ। पहले इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। आई होप आपने ये ले लिया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है ना मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे इसको हम डिस्कस करते हैं। औद्योगिक नीति में सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों की स्थापना के लिए एक रूपरेखा, नियम और विनियमन प्रदान किया गया। आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इस नीति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया और देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 में की गई थी। औद्योगिक को सार्वजनिक, निजी एवं उपयुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। इस नीति के उद्देश्य में समाजवादी और समाजवाद की स्थापना करना था। भारतीय जो प्रतिस्पर्धा आयोग है, यह एक सार्वजनिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। इसका गठन मार्च 2009 में किया गया था राघवन समिति की सिफारिश पर। तो राघवन समिति की सिफारिश पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को स्थापित किया गया और सिफारिशों के आधार पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम जो MRTP एक्ट 1969 था, इसको निरस्त कर दिया गया। इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। इसके बाद आता है भारतीय मानक ब्यूरो 1947 में उद्योगों के उत्पादन के लिए मानक तैयारी करने हेतु स्थापित किया गया था। यह विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता चिन्ह अर्थात ISI चिन्ह जो ISI चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं, ये यही भारतीय मानक ब्यूरो ही आवंटित करता है, जो कि 1947 में इसको स्थापित किया गया था। क्रेडिट रेटिंग किसी भी देश की संस्था या व्यक्ति की साख या उसके भुगतान करने की क्षमता या मूल्यांकन होती है, जो AAA यानी कि AAA से सबसे मजबूत, सबसे बेहतर क्रेडिट रेटिंग मानी जाती है।
इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उस उत्पाद देख लीजिए आप कौन कौन से थे। तो ये मैं आपको ऊपर भी डिस्कस करा चुका हूँ। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, तथ्य ये हैं सारे वही हैं कि सारे के सारे तीनों जो थे ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए। ये 1959 में राउरकेला और भिलाई भी 1959 में ही स्थापित किया गया था। दुर्गापुर जो था वो 1962 में ब्रिटेन की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। बोकारो झारखंड ये आपका रूस की सहायता से 1973 में स्थापित किया गया था। बर्नपुर पश्चिम बंगाल निजी क्षेत्र संयंत्र था जो राष्ट्रीयकरण द्वारा अधिकृत एक संयंत्र रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। सलेम तमिलनाडु में, भद्रवती कर्नाटक में और विजयनगर भी आपका कर्नाटक में है, जो कि ये तीनों जो है तमिलनाडु, कर्नाटक ये चौथी पंचवर्षीय योजना में इनको स्थापित किया गया था। अब आता है आपका एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महारत्न और मिनी रत्न कंपनियां। तो महारत्न संयुक्त क्षेत्र के उद्योग होते हैं ये। तो ये आप देख लीजिए कौन सी महारत्न कंपनियां हैं। टोटल भारत में जो महारत्न कंपनियां हैं वर्तमान में वो 14 हैं और सबसे लेटेस्ट यानी कि महारत्न कंपनियां 14 हैं। तो ये आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। सेल जो मैंने ऊपर बताया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली में इसका मुख्यालय 1973 में स्थापित। तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ONGC 1956 नई दिल्ली में। इसके बाद नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC 1975 में। कोल इंडिया लिमिटेड 1975। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 1974 में। गेल इंडिया लिमिटेड 1984 में। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1964 नई दिल्ली। खाली अभी HPCIL और CIL का मुख्यालय कोलकाता मुंबई में है, बाकी सारे के सारे नई दिल्ली में ही हैं आपके। BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1952 मुंबई हेडक्वार्टर है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये आपका गुरुग्राम 1989 में इसको स्थापित किया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 1964 इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 1986 हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 नोएडा में और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 बेंगलोर में इसको स्थापित किया गया। अब महारत्न तो आपने देख ली, लेकिन इनका जो क्राइटेरिया हो रहा है महारत्न देने का, महारत्न कौन होगा, कौन मिनी रत्न होगा, कौन नवरत्न होगा, तो ये आपको क्राइटेरिया भी याद रखना है। तो इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं। कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होनी चाहिए, यानी कि जो आपने स्टॉक एक्सचेंज हैं BSE और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें आप सूचीबद्ध होने चाहिए। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत कारोबार जो है, मतलब 3 वर्ष का कारोबार जो है वो आपका 25,000 करोड़ से अधिक का हो रहा हो। पिछले 3 वर्षों में कंपनी ने 5,000 करोड़ से अधिक का औसत शुद्ध लाभ अर्जित किया हो, मतलब 3 वर्ष में शुद्ध औसत लाभ जो होता है वो 5,000 करोड़ का लाभ होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में कंपनी की औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए और कंपनी के पास नवरत्न का दर्जा होगा, तभी आपको महारत्न का दर्जा मिलेगा। ऐसे डायरेक्ट आप, जैसे मान लीजिए आपने व्यापार स्टार्ट किया और आप 3 साल में ये क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं और आप नवरत्न में शामिल नहीं है, तो आपको महारत्न में स्टेटस नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। इसके बाद आगे आता है, तो ये आपकी कंपनियां दी गई हैं कौन कौन सी, कब कब ये आपको नवरत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त होता है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 बेंगलोर में है, इसको 1954 में दर्जा प्राप्त हुआ। ये आप कंपनियां याद रख लीजिएगा बस, बाकी इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, महानगर टेलीफोन लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1981 उड़ीसा, राष्ट्रीय भवन निर्माण नगर लिमिटेड 1960 नई दिल्ली, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1988 नई दिल्ली। इसके बाद आपका आता है ONGC विदेश लिमिटेड 1965 नई दिल्ली में है आपका। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 1982 विशाखापट्टनम, रेल विकास निगम लिमिटेड 2003 नई दिल्ली, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 1965 नई दिल्ली, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1961 मुंबई, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन 1965 चेन्नई, खनिज विकास नगर निगम लिमिटेड 1958 हैदराबाद। और इसके बाद आता है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 1978 मुंबई, सतलुज जल विद्युत निगम SJVN जो है 1988 शिमला में, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन 1975 फरीदाबाद और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2011 नई दिल्ली। जो रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है 2000 नई दिल्ली में।
मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डिंग लिमिटेड 1934 मुंबई। ये आप याद रखिएगा, ये आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी आपने एक प्रोजेक्ट P75 सुना होगा। ये साइंस एंड टेक का न्यूज़ है करंट अफेयर में। P75 जो इंडिया और फ्रांस के द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसमें जो स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी हैं, फ्रांस भारत को 6 पनडुब्बियां देगा, और उसमें अभी जो लेटेस्ट छठवीं दी गई है वो बाक्सीर करके दी गई हैं। तो और इसको बना कौन रहा है, तो मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड बना रहा है, जो कि मुंबई में स्थित है। तो इसकी स्थापना आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है 1934 में। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड 1987 नई दिल्ली में है। और कंपनी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड 1970 नई दिल्ली में ये आपका स्थित है। केंद्रीय भंडारण नगर लिमिटेड 1987 नई दिल्ली में है। नेशनल फर्टिलाइजर्स यानी कि जो 1974 नोएडा में स्थापित किया गया। रेलवे एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज 1974 गुरुग्राम में है। भारतीय रेल वित्त निगम 1986 नई दिल्ली में। भारतीय रेल खान पान एवं पर्यटन जो IRCT है वो 1999 नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया था। तो ये थी आपकी जो कंपनियां थी, ये नवरत्न कंपनियां थी, और महारत्न यहाँ पे आपने देख ही ली हैं। और नवरत्न कंपनियों का दर्जा आप देख, ये जो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, ये महारत्न कंपनियों का स्टेटस मैंने बताया था, और ये अब आपको हम बता रहे हैं नवरत्न का स्टेटस। नवरत्न के दर्जे हेतु आवश्यकताएं दशाएं। तो कंपनियां मिनी रत्न श्रेणी 1, मिनी रत्न श्रेणी 2 में दर्जा प्राप्त होता है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां 100 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना निर्णय ले सकती हैं। पिछले 3 वर्ष में कंपनी की लगातार लाभ ही हो रहा हो। नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए 6 चयनित निष्पादन मापदंड यानी कि कुल शुद्ध पूंजी, प्रति अंश आय और अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन, वस्तु एवं सेवाओं की उत्पादन की लागत, कुल श्रम शक्ति तथा निवल मूल्य अनुपात के रूप में निवल लाभ में आपका 100 स्कोर और 60 में से, मतलब 100 में से जो ये 6 चीज़ें जो 6 पॉइंट बताए गए हैं, इनमें से आपका 100 में से 60 स्कोर जो है वो होना चाहिए। आगे आता है आपका मिनी रत्न कंपनी। मिनी रत्न कंपनी श्रेणी 1 में जो दर्जा प्राप्त किए थे, यह दर्जा प्राप्त करने के लिए आपको सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ की स्थिति होनी चाहिए। पिछले 3 वर्षों में किसी भी एक वर्ष में 30 करोड़ या इससे अधिक का लाभ, कर पूर्व लाभ प्राप्त होना चाहिए। और मिनी रत्न एक श्रेणी के लिए कंपनियों के उदाहरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और जो एक्सट्रैक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, और भारत संचार निगम लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड आदि नोट मिनी रत्न श्रेणी 1 की कंपनियां 500 करोड़ तक निवेश करने हेतु स्वतंत्र होती हैं। और मिनी रत्न 2 यह दर्जा प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में मतलब 3 वर्षों में लगातार लाभ की स्थिति हो। कंपनियों के उदाहरण हैं आपको इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और फेरास्कोप निगम लिमिटेड आदि। मिनी रत्न 2 श्रेणियों कंपनियां जो हैं वो 300 करोड़ तक के निवेश करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। भारत में औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली जो संस्थाएं हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और इसके बाद जो है हम आपका सर्विसेज को डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। भारत में औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली जो आपकी प्रमुख संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो भारतीय औद्योगिक लिमिटेड यानी कि IDBI की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्था के रूप में वर्ष 1964 में, बस आपको यहाँ पे ये देखना है इसका स्थापना वर्ष क्या है, तो भारत औद्योगिक विकास लिमिटेड IDBI 1964 में स्थापित की गई थी, और वर्ष 2004 में इसका रूपांतरण एक बैंक के रूप में हो गया था। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड IFCI जो था 1948 में ये स्थापित की गई थी, और जो पहली विकास वित्त संस्था थी। सिडबी यानी कि भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो था भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1988-89 में बजट में इसकी स्थापना की गई थी, तथा इस बैंक ने वर्ष 1990 में अपना कार्य प्रारंभ किया था। इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में, तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में है। और इसके बाद आता है भारतीय यूनियन ट्रस्ट UTI। भारतीय संसद ने 1963 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम पारित किया, और अधिनियम वर्ष के अनुसार इसकी स्थापना वर्ष 1964 में एक वैधानिक इकाई के रूप में की गई थी। विनिवेश यह वह प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सरकारी हिस्सा इक्विटी बेच दिया जाता है। तो जब हम सुनते हैं कि
विनिवेश किया है गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कोई भी कंपनी है उसमें सरकार की हिस्सेदारी है, तो वहाँ पे सरकार जो होती है, जैसे मान लो कोई कंपनी है तो उसमें सरकार की हिस्सेदारी मान लीजिए 35% है, बाकी कुछ कंपनी की है और बाकी कुछ सार्वजनिक हिस्सा मतलब शेयर बाजार को अलॉट कर रखा है। तो सरकार जब विनिवेश करना होगा, मान लीजिए कोई कंपनी एक्स है, तो वहाँ पे विनिवेश करने के लिए सरकार को ने सोचा कि इस एक्स कंपनी में हमें अपना हिस्सा वापस लेना है, तो जो 35% इक्विटी है उस हिसाब से सरकार ये अपना पैसा वापस ले लेती है, और वो इसी प्रक्रिया को हम विनिवेश कहते हैं। भारत में विनिवेश की शुरुआत जो है वो 1991 से की गई थी। इसके तहत सरकार ने कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों का 20% हिस्सा बेचने का निर्णय लिया, और ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है 35% हिस्सा है तो अगर आप वहाँ 15% बेचना चाहते हैं तो 15% आप बेच दीजिए, आपकी 20% हिस्सेदारी तब भी बनी रहेगी, या आप पूरा भी विनिवेश कर सकते हैं, यानी कि 35% हिस्सा भी आप अपना वापस ले सकते हैं। और वर्ष 1993 में रंगराजन जो समिति थी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में 49% के विनिवेश तथा अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के लिए 74% के विनिवेश का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन ये सिफारिशें लागू नहीं की गई थी। आगे चलकर वर्ष 1996 में जीवी रामकृष्ण के नेतृत्व में एक गैर संवैधानिक विनिवेश आयोग स्थापित किया गया तथा वर्ष 1999 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत विनिवेश विभाग को स्थापित किया गया। कपड़ा उद्योग भारत का कृषि उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन जो है वो कर्नाटक में होता है। लघु व कुटीर उद्योग विशेष ध्यान वर्ष 1977 में औद्योगिक नीति में दिया गया था। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि लघु व कुटीर उद्योगों पर किस वर्ष सबसे अधिक फोकस किया गया था, तो 1977 में जो औद्योगिक नीति आई थी उसमें लघु और कुटीर उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया था। आबिद हुसैन समिति ने लघु उद्योग में सुधार से संबंधित है और कुटीर उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा 25 लाख रुपए है। भारत में सरकार द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो देश में औद्योगिक विकास की गति को तेज करना, यानी कि 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। ये और ये तीनों पॉइंट जो हैं वो आपके इम्पोर्टेंट हैं। आबिद हुसैन लघु उद्योगों के सुधार के संबंधित और कुटीर उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा 25 लाख होती है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को शुरुआत किया जाता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे आपका जो है सर्विस सेक्टर, वो नेक्स्ट वीडियो में है। सर्विस सेक्टर, डिमोनेटाइजेशन, मुद्रा स्फूर्ति, ये आगे टॉपिक हम करेंगे। मुश्किल से आपके 8 से 9 टॉपिक होंगे, मतलब 8 से 9 वीडियो हैं टोटल सब मिला के, यानी कि आज हम चौथे वीडियो पे हैं। इसके बाद आपके 5 वीडियोज़ और होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम आपका इकोनॉमिक्स कवर कर देंगे। और आप लोगों की जो साइंस की डिमांड आ रही है, साइंस, स्टैटिक जीके और पॉलिटी की, वो भी हम आपका रेगुलर चला रहे हैं। साइंस को भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं और स्टैटिक जीके भी स्टार्ट कर देंगे, तो टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा 2-3 दिन का समय दीजिए। इसके बाद आपकी रेगुलर जो हैं वो हम सब्जेक्ट आपके एक दिन में तीनों ही सब्जेक्ट कराएंगे। मॉर्निंग में हम आपको जो पॉलिटी है वो प्रोवाइड करा देंगे, दोपहर में स्टैटिक जीके, और इवनिंग में हम आपको साइंस भी प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी बस थोड़ा टाइम दीजिए। और बाकी हमने बोला है, स्टार्टिंग में ही बोला था पहले दिन जो वीडियो मैंने कराया था हिस्ट्री का, कि हम आपको ये पूरी बुक ही कवर कराएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। बस ये है कंसर्न है आपका कि जल्दी कवर करा दीजिए, तो थोड़ा उसमें शेड्यूल और मेहनत तो लगता ही है, तो इसके लिए हम आपका प्लानिंग बना रहे हैं। बहुत जल्दी आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस देखने को मिलेंगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दिखाएं, जिससे हमें भी आप लोगों के लिए और अच्छे से कंटेंट को प्रस्तुत करने के लिए एनर्जी मिले। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको रेगुलर क्विजेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और अभी भी क्विजेस आज जो है वो प्रोवाइड करा दी गई हैं आपको, तो वहाँ से आप क्विज दे सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।